हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। आज होने वाला है ज़बरदस्त लेक्चर, क्योंकि आज मैं जीपी का पहले कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ और जीपी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको हम बेसिकली कवर करेंगे। बट सबसे पहले जीपी का कॉन्सेप्ट समझ लो कि जीपी होती क्या है, जीपी इंप्लीमेंट कब होती है, जीपी का nth टर्म, जीपी का सम, ये सारी चीज़ें पहले एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग मैं सारे ही एक्सरसाइज नंबर 3 के करा दूंगा और मिसलिनियस का अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, तो आपका जीपी 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों जीपी की बात कर लेते हैं कि सर जीपी होता क्या है। देखो एपी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, हमने सीखा था कि एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म तो वो डिफरेंस हमारा सेम आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, ये भी सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, ये भी एक सीक्वेंस है। बट ये सीक्वेंस क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच the ratio between any two consecutive term इसे मतलब कि सिर्फ एक छोटा सा फर्क आ गया है मेरे भोले बच्चों कि एपी के अंदर सर डिफरेंस सेम होता था, यहाँ पे रेशियो 100% सेम होगा। और वो रेशियो कैसे सेम होगा, आई टेल यू। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 8, 60, 32 एंड सो ऑन। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करूँ तो आई गेट 4/2 और मैं इसको इससे डिवाइड करूँ आई गेट 8/4, 16/8। अगर मैं आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रेशियो है वो 100% सेम आता है। यही जीपी सीक्वेंस कहता है कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो बराबर आ जाए तो आप 100% समझ जाना कि वो आपकी एक जीपी होगी। अब बच्चों जो इसका रेशियो आ रहा है, जो रेशियो बराबर आ रहा है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे एपी में बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, एन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेटा जीपी में भी आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी ना एक आइडेंटिटीज़ है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैंने आपको बताया है कि आर क्या होता है तो मैं आपको हैंड टू हैंड ये भी बता देता हूँ कि सर आर क्या होता है। आर होता है सर A2/A1 या A3/A2। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगली टर्म में से अगर मैं पिछली टर्म को डिवाइड कर दूं तो मेरा कॉमन रेशियो आ जाता है। तो ऐसे ही इस पे बेस कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे AN का फॉर्मूला होता है ARN-1 वेयर A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R इज़ द कॉमन रेशियो। n को लेके बड़ा बवाल रहता है कि सर ये n क्या है। काफ़ी बच्चों को लगता है n जो है वो आखिरी टर्म है सीक्वेंस की। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ आखिरी टर्म बेटा, कभी कभी n वो टर्म होती है जो पूछी जाती है, जो आस्क्ड टर्म होती है, तो ये आपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो n इज़ ऑलवेज अ आस्क्ड टर्म। सर n हमारा आस्क्ड टर्म में आती है, इट इज़ नॉट अ लास्ट टर्म। हाँ कभी कभी n हमारी लास्ट टर्म भी हो जाती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर सर मुझे an मिल गया है और an से इफ़ आई वांट टू मेक अ जनरल जीपी तो बना सकता हूं, जैसे जनरल एपी था। अब क्या था जनरल एपी, इफ़ यू रिमेंबर आप ऐसे लिखते थे a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। आप इस तरीके से लिखते थे ना, सेम अप्रोच आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मेरे भोले बच्चों खुद इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ से a1 निकालना चाहूँ तो मैं सर n की जगह 1 रखूँगा तो सर a1 मेरा a आएगा। अगर मैं a2 निकालना चाहूँ तो ar आएगा। अगर मैं a3 निकालना चाहूँ तो ar² आएगा। तो एक छोटी सी बात हमें यहाँ समझ आ रही है कि जो r है सर उसकी जो भी पावर है वो हमेशा एक कम होगी जो भी टर्म में निकाल रहा हूँगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ मेरे भोले बच्चों कि मुझे a100 चाहिए तो आप कहोगे सर ar की पावर यहाँ पे 99 हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जीपी क्या बन जाएगा सर, इस हिसाब से हमारा जीपी बन जाएगा ar²। तो ये जीपी हमें कब अज्यूम करना है, जब हमारे पास जीपी अवेलेबल ना हो तो हम उसको ar² की फॉर्म में भी अज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा किसकी बात करते हैं सर कि अगर जीपीज का सम निकालना हो, दूसरा कॉन्सेप्ट सर अगर हमें सम ऑफ जीपी निकालना हो तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है मेरे भोले बच्चों। उसका बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, Sn इज इक्वल टू होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1।
अगर आर की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बड़ी है। और अगर आपसे मैं कहूँ कि सर एस एन का एक और फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो 1 से बड़ी, तो वैसे दोनों में फ़र्क नहीं है। अगर आप ऊपर वाले में से ऊपर नीचे आप यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड तरीका है लगाने का कि अगर आर 1 से छोटा हो तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला मत लगाना, आप नीचे वाला लगाना बेटा, इसके भी नंबर कट जाते हैं। बच्चों के मन में एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल आता है कि सर r इज इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होगा। मेरे भोले बच्चों, अगर r आपका 1 हो गया, मतलब रेशो ही आपका 1 हो गया, तब खुद दिमाग लगाओ, तो फिर तो वो जी भी बचाएगा, फिर तो सिंपल सीक्वेंस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 5 5 5 5, अब मैं एक ऐसा सीक्वेंस लिख दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि जीपी है, क्योंकि इसका R1 है, तो आप कहोगे जीपी की ज़रूरत ही नहीं है सर, इसका सम तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। अगर 500 टाइम्स लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा उसका सब 5 × 100, तो फिर वो जीपी रहेगा नहीं। तो R इज इक्वल टू 1 जीपी में होता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो AN का फॉर्मूला हमने सीख लिया, जीपी की जनरल जीपी सीख ली, सम ऑफ जीपी हमने सीख लिया। एक कॉन्सेप्ट और है जो आपके कभी कभी काम आ जाएगा, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वो है कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि अगर आपसे बात करें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन। अब ये क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन कहता है मेरे भोले बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी दो यहाँ पे टर्म्स हैं और उनके बीच में मैं एक ऐसा नंबर इंसर्ट करूँ जिसकी वजह से वो सीक्वेंस एक जीपी बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5 है और ये फॉर एग्जांपल 125 है। अब ये जीपी नहीं बोल सकते, इसको हम ईपी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके बीच में अगर मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस करा दूं, दैट इज क्या 25, तो आप देख सकते हैं कि इसकी होने की वजह से अब ये जीपी बन गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तब भी 5 आएगा, 125/25 तब भी 5 आएगा। तो कोई नंबर जिसको मैं बीच में इंट्रोड्यूस कराऊं और इसकी वजह से ये एक जीपी बन जाए, तो जो इंसर्टेड नंबर होता है अपने आप में वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो मेरे भोले बच्चों, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, सॉल्व करके आ जाएगा g² इज इक्वल टू AB, तो g इज इक्वल टू आ जाएगा √AB। तो हमारा यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मिल गया, g इज इक्वल टू √AB। अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करेंगे तो 5 × 125 दैट विल बी 625। उसका अगर मैं रूट निकालता तो विल गेट द कितना 25। तो ये है भैया जीपी का कॉन्सेप्ट। एक बार स्क्रीन को करो पॉज और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। एक आधा क्वेश्चन हल्का फुल्का कराऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर हम सीधा हैवी क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो a इज इक्वल टू बच्चों आपको दिया है 5/2 और r अगर हमें निकालना है तो सर 5/4 डिवाइड बाय 5/2 करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सर आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि 1 से कम आ रहा है। वैसे में सम निकालना नहीं है, हमसे बोल रहे हैं इसकी निकालो 28 टर्म और nth टर्म, तो सर a20 निकालना है तो ar19 हो जाएगा। a कितना है सर? a है 5/2 और r कितना है सर? 1/2⁻19। अब क्योंकि हमें पता है सर 2 की पावर जो 19 है वो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम निकालेंगे भी नहीं। तो हम इसको किस फॉर्म में छोड़ेंगे सर? हम इसको 5/2 की फॉर्म में ही छोड़ेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सर an भी मांगा है, कोई बात नहीं, an का फॉर्मूला लगा दो, a(r(n-1). तो a कितना है बोले बच्चों? a है 5/2, r कितना है सर? 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? n-1। तो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n-1। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो an इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 की पावर n, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको जीपी का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है 12 टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म 190:1 कॉमन रेशियो, मतलब आपको निकालनी है 12th टर्म और आपको कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ दिया हुआ है 8th टर्म 192 और भैया कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2। तो अगर मुझे 8th टर्म दे रखा है 192, तो मुझे AR7 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, सर r मुझे दे रखा है तो AR मतलब 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो सर a इज इक्वल टू आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 कितना होता है? 2 की पावर 532, 2 की पावर 664, 2 की पावर 7 128। बेटा ये चीज़ें ना आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 100 तक नहीं, सॉरी 2 की पावर आपने यहाँ पे क्या करना है 10 तक तो मिनिमम याद कर लेना है, 3 की पावर 8 तक
एंड 4 की पावर कम से कम 6 तक तो आपको लर्न होना चाहिए। आपका समय बचेगा एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे कुछ कटिंग शटिंग हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है सर। किस पे जा रहा है सर? ये 4 पे जा रहा है। 4 पे काट देते हैं तो कितने पे जाएगा? 4 4 × 16 एंड 4 8 × 32। चलिए ये भी 4 पे जा रहा है। 4 3 × 4 2 × अब किस पे जा रहा है सर ये? अब ये जा रहा है 8 पे। तो 8 6 होता है और 8 4 होता है। तो कुल मिला के मेरा a जो आएगा वो 3/2 आएगा। जब एक बार a आ गया, r मिल गया, a12 निकालना है। a12 का फॉर्मूला होता है ar11। सर a कितना है? 3/2 और r11। r कितना है मेरे पास सर? r है मेरे पास 2 की पावर 11। तो मैंने आपको क्या बोला? 2 की पावर 11 तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको फिर ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपको फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इससे इसको काटोगे तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 आपको रटा होना चाहिए। 3 इंटू 1024 सर इंटू करें कितना आ जाएगा? 3072। तो आई विश ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूँ स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे पता है कि जीपी के एंड के क्वेश्चन खतरनाक है। तो पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं आपको भी एडवाइस ये करूंगा कि पहले इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लेना, उसके बाद हैवी क्वेश्चंस पे जाना। आप जैसे इसमें क्या कह रहा है? विच टर्म। जब विच टर्म बोले ना तो समझ जाना बेटा आपको n निकालना है। आपको n निकालना है और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि a = आपको 2 दे रखा है। कॉमन रेशियो निकालोगे तो 2√2/2 काट पीट के रेशियो कितना आ गया? √2। और सर हमें दे रखा है an दे रखा है सर 128। कोई बात नहीं सर, हम an का फॉर्मूला लगाएंगे ARn-1। सर an कितना दिया है? 128। a कितना दिया है? 2। सर r कितना दिया है? √2 की पावर n-1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ फॉर एग्जांपल तो यहाँ आएगा 128 सर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, आपको पता होना चाहिए। बेस सेम है तो पावर सर ऐड हो जाएंगी। तो 120, या एक काम ये भी कर सकते हो आप, इफ़ यू डोंट वांट तो आप ना इस 2 से इसको कट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n-1। आपको बस ये पता होना चाहिए 64 2 की पावर में कब होता है सर? ये 2 की पावर 6 पे आता है। = 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2। आपको पता है जब बेस बराबर होता है बोले बच्चों, तो अगर 2 बराबर तो 6 = n-1 डिवाइड बाई 2। तो n-1 = 12। तो n = 13 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक क्वेश्चन। एक बार इसको भी देख ले बेटा, फिर सीधा हैवी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मैं क्वेश्चन सम का और कराऊंगा, फिर सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब जैसे कि ना बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जैसे 8th है, 7th है, 7 to 10 समय सम निकालना है। तो आपसे कह रहे हैं कि √7 दिया है, फिर रूट के अंदर 21 दिया है, फिर 3√7 दिया है एंड सो ऑन, और कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म निकालो। मेरे भोले बच्चों करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे a निकालोगे, a हो जाएगा √7, r निकालोगे, r हो जाएगा √21/में √7। तो कैलकुलेट करोगे तो 21/7 एंड विच इज़ इक्वल टू √3। सर मेरे को r मिल गया, मुझे a मिल गया, व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू अप्लाई SN का फॉर्मूला। सर हमारा r 1 से बड़ा है क्या? 100%। तो हमारा a कितना आ जाएगा? a r की पावर n-1/में r-1। तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a कितना है बोले बच्चों? दैट्स √7। r कितना है सर? √3 की पावर n-1 अपॉन में √3-1। चाहो तो रेशनलाइज कर दो, आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि हमारी पावर n है। तो या तो पावर n हो या पावर बहुत बड़ी हो। तो मेरे बच्चों कभी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना होता है तो क्या करें सर? यहीं छोड़ दें। रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर दो, इट्स योर चॉइस। कई बार बच्चों को 11 क्वेश्चन आई डोंट नो क्यों थोड़ा परेशान करता है, जबकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सिग्मा हमें दिया है, k = 1 से लेके 11 तक दिया है और 2 × 3 की पावर k दिया है। पता है आपने करना क्या? सिंपली बहुत सिंपल है, समझना मेरी बात को ध्यान से। आप क्या करो, इनिशियली आप सिग्मा निकाल लो। सिग्मा मतलब सम, मतलब सम की फॉर्म में लिख लो। कहाँ से कहाँ तक लेना भाई? आपने 1 से लेकर के 11 तक लेना, मतलब 2 + 3 की पावर 1, फिर 2 + 3 की पावर 2, फिर 2 + 3 की पावर 3, फिर 2 + 3 की पावर 4, अप टू कहाँ तक लोगे? 2 + 3 की पावर 11 तक। मैंने क्या करा सर? मैंने सिग्मा को सॉल्व कर दिया। सिग्मा मतलब सम होता है, कहाँ से कहाँ तक का? 1 से 11 तक दे रखा है। तो जो k है उसको रिप्लेस करके एडिशन की फॉर्म में एक सीरीज़ बना ली। आप क्या करोगे यार, जो एक जैसी टर्म है ना, एक जैसी, जैसे कि यहाँ पे 2s, जितनी भी 2s हैं वो सारे 2s एक साथ लिख लो, और जितने भी बेटा यहाँ पे जितने भी 3s हैं,
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, वो सारे 3s एक साथ लिख लो। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तुम्हारा 2 है वो 11 टाइम्स ऐड हो रहा है। अगर 2 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2 × 11 प्लस। अब जैसे 3 है, 3 भी आपका 11 टाइम्स ऐड हो रहा है, बट वो सिंपल 3 नहीं है, वो है एक जीपी। जब एक जीपी बन जाती है तो हमें जीपी की बेटा सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो अगर मैं देखूँ, ऑब्जर्व करूँ इसको, तो इट बिकम्स अ जीपी, और इफ़ इट इज़ अ जीपी तो इसके हिसाब से मेरा जो ए है वो 3 होना चाहिए, और जो मेरा आर है वो 3 का स्क्वायर बाय 3 मतलब 3 होना चाहिए, और जो कि 1 से बड़ा आ रहा है। तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए आर की पावर n-1 अपॉन में r-1, तो ये 22 आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की पावर 11-1 अपॉन में 2। और बच्चों क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 11 थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगी, तो CBSE ने हमें हल्की सी यहाँ पे छूट दे रखी है कि हम अपने आंसर्स को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को अक्सर परेशान करता है। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें 2 टर्म्स का हमें क्या दे रखा होता है हमेशा, थोड़ी 2 टर्म्स का नहीं, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स का सम एंड द प्रोडक्ट गिवन होता है। तो मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूँ कि हमारे पास कभी भी प्रोडक्ट एंड सम गिवन हो, तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो बेटा। प्रोडक्ट एंड सम अगर हमारे पास अवेलेबल हो, और हमारे पास जो टर्म्स हैं अगर वो 3 हैं, अगर 3 टर्म्स की बात कर रहा है, तो आपने हमेशा वो टर्म्स लेनी है ए से एक कम और ए से एक ज़्यादा। और अगर टर्म्स 5 हों, अगर टर्म्स 5 हों, तो एक लेना है ए आर स्क्वायर और ए अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर टर्म्स आपकी 4 हो जाए, 4 टर्म्स अगर आपके पास हो जाए, तो फिर गैप थोड़ा सा लेना है ज़्यादा, फिर आर का गैप नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ए आर आएगा, यहाँ पे ए अपॉन आर आएगा, फिर यहाँ पे ए आर क्यूब आएगा, और यहाँ पे ए अपॉन आर क्यूब आएगा। तो अगर टर्म्स 3 हो तो क्या लेना है, 4 हो तो क्या लेना है, ये फिक्स्ड है, ये कम्प्लीटली फिक्स्ड है। तो इसमें भी आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है बच्चों? सबसे पहले आपको बोल रहा है कि सम जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है सर इतना, एंड जो प्रोडक्ट है ना वो दे रखा है सर 1, और जो टर्म्स है वो कितनी है, तो हमने क्या करना है, लेट 3 टर्म्स बी ए अपॉन आर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लोगे प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट लोगे। क्यों लेते हैं सर ऐसी टर्म, जो स्पेशल टर्म ले रहे हैं? हम सिंपल भी ले सकते थे ए आर स्क्वायर। ऐसी टर्म लेने का एक फ़ायदा है, मैं आपको क्या बताता हूँ इसका बेनिफिट, ध्यान सुनना बेटा, कि ऐसी टर्म में हमें दे रखा है कितना, 39/10। तो मैं सीधा यहाँ पे ना अगर करता हूँ प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं कि आर कट जाएगा और आपको ए बहुत इजीली मिल जाएगा। ओह सॉरी, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है, तो हम 1 प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर आर से आर कट जाएगा और ए क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब ए इज इक्वल टू 1, तो हमें एक एडवांटेज मिल जाता है। ऐसे टर्म लेने से हमारा आर हमेशा आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि वहाँ 100% प्रोडक्ट गिवन होगा। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम और करेंगे सर, अब यहाँ पर हम लेंगे इसका सम, जो कि दिया है कितना, 39/10, मतलब ए अपॉन आर ए आर इज इक्वल टू दिया है 39/10। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बोलिए बच्चों, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लेने वाला हूँ। ए की जगह 1 लूँगा, तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा 39/10। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 39/10। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको उठा के लाओगे तो 10r स्क्वायर माइनस का 29r प्लस 10। बच्चों इंटू करने पे 100, ऐड करने पे -29, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक ले लो सर 25, एक ले लो सर -4, पॉजिटिव का 10 है ही, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ 5r जो कि आ रहा है, तो 2r माइनस 5 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो 2r माइनस का 5 बचेगा। तो सर कंडीशन 2 बन रही है, एक 5r माइनस का 2 और एक 2r माइनस का 5। तो हमारी r की वैल्यू एक आ जाएगी 2/5 और एक आ जाएगी 5/2। भोले भाले बच्चों 2 r की वैल्यूज़ आ रही हैं,
तो जीपी की जो 3 टर्म्स हैं वो भी 2 आएंगी। और वो 2 कैसे आएंगी, एक बार a इज इक्वल टू 1 ये ले लेते हैं। तो अगर a इज इक्वल टू 1 ये हो गया तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बेटा, तो यहाँ पे डाल देता हूँ तो a अपॉन r मतलब a अपॉन में दिस, तो ये आ जाएगा 5/2 1 एंड 2/5। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2/5 पहले आ जाएगा 1 एंड 5/2। तो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको ये पता हो कि कौन सी टर्म्स 3 हमें अज्यूम करनी होती हैं तो वीडियो पॉज कर लें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। अब आता है अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है a1 a2 a3 दे रखा है 16 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब a4 a5 a6 दे रखा है 128। कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन रेशियो निकालो, सम ऑफ टर्म्स निकालो और सो ऑन। तो मेरे भोले भाले बच्चों करना कैसे है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि सर एक काम करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इनका सम, फिर इनका सम, फिर देखेंगे क्या कुछ डिवाइड करके फ़ायदा हो रहा है। तो सर अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो क्योंकि यहाँ पे सम गिवन है, वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट, तो हम a अपॉन आर ए आर ऐसी टर्म्स नहीं लेंगे। इस बार कहानी में ट्विस्ट है, हम नॉर्मल जीपी लेंगे। नॉर्मल जीपी मतलब सर इसकी जगह आएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। भाई a कॉमन लो, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सर यहाँ पर आ जाएगा AR3 AR4 AR5 इज इक्वल टू 128। सर यहाँ से a कॉमन ले लो और r³ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि हम एपी में जब सम गिवन होते थे तो हम एलिमिनेट करते थे, हम जीपी के अंदर एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ हमेशा डिवाइड करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू मेरे भोले बच्चों, हमें डिवाइड करना चाहिए। कौन कौन सी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करूँगा तो a 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR³ 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16/128। सर a से a गया, इस पूरे से ये पूरा गया, इससे ये गया, तो अल्टीमेटली यहाँ सिचुएशन क्या बचेगी 1 अपॉन r³ इज इक्वल टू भाई 16 जो है वो 128 पे जाएगा और आई थिंक ये 8 पे जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन 8 आ जाएगा। तो r³ इज इक्वल टू 8, r की वैल्यू सीधी 2 आ रही है। सर r मिल गया तो बेनिफिट हो गया ना भाई, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं 1 एंड 2, आप r की वैल्यू किसी भी एक में डाल दो, आपको a मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाल दी लेट सपोज, तो a यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16/7 आ गया। तो व्हेन यू हैव r यू कैन ईजीली फाइंड, जो भी वो मांग रहा है आपसे, उसने वैसे मांगा क्या आपसे, सम ऑफ n टर्म्स मांगा है, तो वैसे तो उसने हमसे ये भी मांगा था और ये भी मांगा था, बट SN उसने एंड में मांगा है, और क्योंकि हमारा रेशियो 1 से बड़ा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे r की पावर n-1 अपॉन में r-1। तो चुपचाप यहाँ पर वैल्यूज डाल दो, कितना सर 16/7 क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1, और नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। यही छोड़ना पड़ेगा इनके टर्म में और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद आती है बच्चों स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या कहती है कि इसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, ये एपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। इनमें टर्म्स रिपीटेड होती हैं, टर्म्स रिपीटेड और इनफाइनाइट होती हैं, मतलब 555 555 या 888 888 इस टाइप से चलता है। तो इनको करने का एक एल्गोरिदम है, बड़ा सिंपल एल्गोरिदम है, और मैं कहूँगा आप उसी एल्गोरिदम से एग्जाम में करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप का आ जाए तो SN इज इक्वल टू व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले क्या करना है मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले आपने लेना है 888, इसको पहले एडिशन की फॉर्म में लिख दो, ये काम आपने पहले करना है। फिर हमेशा जो नंबर वहाँ पर रिपीटेड होगा, अब उस नंबर को कॉमन निकाल लो। आपको दिख रहा है कि रिपीटेड नंबर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे रिपीटेड नंबर हमें दिख रहा है 8888, तो हम क्या करेंगे सर 8 कॉमन लिया, 1 11 111 1111 एंड सो ऑन। और मुझे पता है कि सर हमेशा मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मैं इसको जीपी क्रिएट कर पाऊँ, और ऐसा नंबर हमेशा के लिए है 9। तो आपने क्या करना है, जो भी वहाँ पे नंबर है वो कॉमन ले लो पहले, और ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। भाई आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सर इसी से क्यों करा, हम तो किसी और से भी कर सकते थे, बताते हैं भाई उसका रीज़न, समझो ज़रा इधर। आप क्या कर सकते हो मेरे भोले बच्चों, अगर मैंने इससे नहीं किया होता, मैं किसी और से करता, फॉर एग्जाम्पल मैं 80 रहने देता,
तो मैं इसको ना जीपी नहीं बना पाता। अभी मैं जीपी कैसे आराम से बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 10 - 1 सर 99 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर -1, 1 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। और ये सर क्या 999 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब -1 एंड सो ऑन। तो आपने ऑब्जर्व करा, अगर मैं 80 रहने देता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, फिर 10 - 2, यहाँ पे 100 - 12, तो जो सब्ट्रैक्ट होता वो नंबर भी चेंज हो जाता। और जबकि वो नंबर हमें सेम रखना है, तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ सर, सब जगह सेम नंबर है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिमिलर नंबर्स को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर सर 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब अलग, और सर माइनस में 1 + 1 + 1 अलग। सर अच्छी बात यह है कि 1 अगर 100 टाइम्स ऐड होता है तो 100 आता है, 1 अगर 400 टाइम्स ऐड होता है तो 400 आता है, तो 1 अगर n टाइम्स ऐड हो रहा है तो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि सर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर n आना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो GP बन गया, वेयर a इज़ 10, r इज़ ऑल्सो 10 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो सर यहाँ तो GP का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है GP का फॉर्मूला, a r की पावर n - 1 अपॉन में r - 1। और सर इसकी जगह आप ले लो n। तो हमारा जो आंसर है बच्चों, रिमेंबर दैट इज Sn इज इक्वल टू आ गया 8/9। सर यहाँ पे हो गया 10, ये 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि फॉर द सब्जेक्टिव आपने करना हो तो कैसे करना है। इसको आप पहले इसकी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती, फॉर एग्जांपल कि ये MCQ में क्वेश्चन आता 555, तो आप जो आंसर है उसी से इजीली इसको एक स्टेप में बता सकते हैं। MCQs के लिए बता रहा हूँ, सब्जेक्टिवली मत करना बेटा ये। मतलब आप ये कर सकते हैं कि जो कॉमन पोर्शन है वो हमेशा यहाँ आएगा, यहाँ नीचे आएगा, हमेशा 9 आएगा, और जो अंदर वाली टर्म है वो फिक्स्ड है, दैट विल कम एवरी टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 माइनस n, ये सर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर द MCQ सिर्फ आपने इसको बदलना है, बाकी सब कुछ इसमें सेम रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सीरीज, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा GP का जो बेस है, जो मैं कहूँगा कि जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। फिर हम जब हैवी क्वेश्चंस लगाएंगे GP के तो हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो इस क्वेश्चन को और बहुत आराम से देख लो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। मतलब जो इसकी थर्ड टर्म है वो इसके फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। चलिए सर, और क्या कह रहे हैं, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द 4 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द 4/18। तो अब क्या होता है बच्चा, यहाँ फंस जाता है कि सर ये 2 इक्वेशंस क्रिएट हो गए, अब इसको करेंगे कैसे, हाउ कैन वी डू इट। तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ। पहले तो आप GP का सहारा लो। आप क्या करो, आप यहाँ पे ना सर AR² इज इक्वल टू a + 9 लो, और इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, मर्जी आपकी, दैट्स योर चॉइस। मैंने माइनस का a कर दो, और जो कांस्टेंट है उसे वही रहने दो, -a + AR² इज इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन 1 मानो। अब सेम चीज़ यहाँ करो आप, यहाँ पे सर आपने AR लिखा, यहाँ पे AR³ लिखा, पॉजिटिव का 18 उठा के इधर लिया है, तो AR - AR³ इज इक्वल टू 18 हो गया सर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, ध्यान देना भाई। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे ना इस वाली सिचुएशन को और इस वाली सिचुएशन को आपस में डिवाइड नहीं करना। वैसे डिवाइड से भी आई थिंक ये हो जाना चाहिए, बट डिवाइड से ज़्यादा बढ़िया तरीका पता है क्या रहेगा, कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ R से, इस वाली टर्म को, और मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस का AR + AR³ इज इक्वल टू, तो मुझे लगता है कि हम अगर इसको सीधा एलिमिनेट कर दें तो हमारा इजीली आंसर आ रहा है। मतलब कट यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 18 + का 9R हो जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू 9R, R इज इक्वल टू माइनस का 18 डिवाइड बाई 9, भाई R इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट्स -2। तो जब हमें R मिल गया और हमारे पास A ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं वो भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, A निकालने के लिए यहाँ रख देते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा -A +
में 4a इज़ इक्वल टू 9, तो 3a इज़ इक्वल टू 9, तो a इज़ इक्वल टू 3 एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। a मिल गया, r मिल गया, 4 नंबर मांग रहा है, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। a आर स्क्वायर AR क्यूब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की है कि जीपी का जो फाउंडेशन है ना, जो बेस है वो हमारा मजबूत हो जाए, और हमारा जीपी का जो बेस है ना वो बहुत मजबूत हो गया है। ये सारे क्वेश्चंस आप लगा लो, एक से लेकर के 21 तक आप सब कुछ सॉल्व कर लो। अब जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें हम आपको जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझाने वाला। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 22 से। कोशिश करूंगा कि मिसलिनियस भी कवर अप हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके हैं 22, 23, 24 दे आर अ डिफरेंट लेवल। और इत्तेफाक पता है क्या है कि वही एग्जाम ओरिएंटेड है, वही एग्जाम में आते हैं। तो अगला लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि जितना मैंने आज आपको कराया है 1 से 21 इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़रूर लगा लें, ताकि अगले लेक्चर में ना आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं बेटा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर्स हमारे डेली बेसिस पे 11th क्लास के अपलोड होते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और हाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।